हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज फिर से हम कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है परमाणु संरचना। इस चैप्टर से आपको कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रश्न मिलते हैं, कौन कौन से टॉपिक से मिलते हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हम आपके इस चैप्टर से हर एक टॉपिक से लगभग 5 से 7 प्रश्नों को हमने निकाला है, जो एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। तो लगभग इस चैप्टर से 100 प्लस आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव की संख्या ज़्यादा होती है, तो यदि आप ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह सोल्व कर देते हैं तो आपके नंबर भी अच्छे आ जाते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देख सकते हैं आप। पहला प्रश्न है, कैथोड किरणों की प्रकृति क्या होती है। कई बार प्रश्न आ जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऋण आवेशित कण। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, कैथोड किरणों की खोज किसने की थी। तो उनका नाम था जे थॉमसन। अगला प्रश्न है, कैथोड किरण नलिका में कैथोड किरणों का निर्माण किस कारण होता है। तो इनका निर्माण होता है निम्न दाब और उच्च वोल्टता पर। अगला प्रश्न है, कैथोड किरणों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ये सीधी रेखाओं में चलती है। अगला प्रश्न है, कैथोड किरणों की सहायता से किस मूलभूत कण की खोज हुई। तो इसके द्वारा इसका सही उत्तर होगा इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है, कैथोड किरणों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए। कैथोड किरणें जो होती है, ये इलेक्ट्रोड के पदार्थ और गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। अगला प्रश्न है, कैथोड किरणों का द्रव्यमान और आवेश अनुपात किस वैज्ञानिक ने मापा। तो उनका नाम था जे थॉमसन। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग कितना होता है। तो वह होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन की तुलना में लगभग कितना होता है। तो यह होता है 1/1837 गुना। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो उनका नाम था जे थॉमसन। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। तो इनका आवेश होता है -1.6 × 10⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग कितना होता है। तो ये होता है 1/1837 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अगला प्रश्न है, मिलीकन के तेल बूंद प्रयोग से किसका मान निर्धारित किया गया। तो इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन का जो आवेश था, उसका निर्धारण किया गया था। अगला प्रश्न है, एनोड किरणों की खोज किसने की थी। तो उनका नाम था गोल्डस्टीन। अगला प्रश्न है, एनोड किरणों का अन्य नाम क्या है। तो इन्हें हम पॉजिटिव किरणें या केनाल किरणें भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, एनोड किरणों की प्रकृति क्या होती है। तो ये होती है धन आवेशित कणों से मिलकर बनी होती है, इसलिए धन आवेशित होती है।
एनोड किरणों का द्रव्यमान मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? तो यह करता है प्रयुक्त गैस पर। अगला प्रश्न है, एनोड किरणों का उपयोग किसकी खोज में हुआ? तो यह हुआ था प्रोटॉन की खोज में। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो उनका नाम था गोल्डस्टीन। प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? तो यह होता है प्लस 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की तुलना में कितना होता है? तो यह होता है 1837 गुना अधिक। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? तो यह धन आवेशित कण होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कण को नाभिकीय कण कहा जाता है? तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो यह होता है 1.672 गुणे 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो उनका नाम था चैडविक। न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है? तो यह होता है 0 कूलाम, क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, तो कोई आवेश नहीं होता है इससे। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो यह होता है 1.674 गुणित 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन किस स्थान पर पाए जाते हैं? तो ये नाभिक के अंदर होते हैं। न्यूट्रॉन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका कार्य होता है परमाणु को स्थायित्व प्रदान करना। थॉमसन के परमाणु मॉडल को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। ये एक प्रकार की मिठाई होती है। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की पुष्टि के लिए किस प्रयोग का उपयोग किया गया था? तो सोने की पन्नी का उपयोग किया गया था। तो जब रदरफोर्ड ने अपना प्रयोग किया तो उसके लिए उन्होंने सोने की पन्नी का उपयोग किया था। रदरफोर्ड के प्रयोग में कौन से कणों का उपयोग किया गया? तो इनके लिए अल्फा कणों का उपयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है? तो रिक्त स्थान होता है। परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है वो खाली होता है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का धनात्मक आवेश कहाँ केंद्रित होता है? तो वह होता है नाभिक में। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन किस प्रकार गति करते हैं? तो ये गति करते हैं वृत्ताकार कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड के सोने की पन्नी प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपण के क्यों निकल गए? इसका सही आंसर है, परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त स्थान होता है, इसलिए जो अल्फा कण थे वो सीधे निकल गए।
अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड के मॉडल की मुख्य कमी क्या थी? तो मुख्य कमी थी इलेक्ट्रॉनों की स्थिरता को नहीं समझा सका। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार कितने कण 180 डिग्री के कोण से उनका विक्षेपण हुआ? तो इसका सही आंसर है डी, 20,000 में से 1। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार परमाणु की औसत त्रिज्या लगभग कितनी होती है? तो यह होती है 10⁻⁻10 मीटर। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार नाभिक की औसत त्रिज्या लगभग कितनी होती है? तो नाभिक की होती है 10⁻⁻15 मीटर। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को लेकर आएंगे। तब तक आप इन ऑब्जेक्टिव को बार बार देखिए और इनको याद कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।